यदि बच्चा अपने हमारे सामने कोई प्रश्न रखता है तो उस प्रश्न का उत्तर हमें किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से उसकी जिज्ञासाओं का शमन करना है, दमन नहीं, तो किस प्रकार से बालक की जिज्ञासाओं का शमन करना है, वो एक शिक्षक को यहाँ सीखना होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको बाल विकास के साथ साथ उन दार्शनिकों के विषय में बतलाऊंगा जिनके लिए हमें जानना अपेक्षित होता है और जहां से वर्ग 3 में निश्चित रूप से 2 से 4 प्रश्न आते ही हैं। ये तो आपको पता है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में बाल विकास ऐसा टॉपिक है जहां से वो प्रक्रिया निर्धारित होती है जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी बच्चे के भावी जीवन में क्या बनना है वो निर्धारित होता है। भविष्य में बच्चा कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, यह निर्धारण उसके बाल विकास की प्रारंभिक अवस्था से ही हो जाता है। और वर्तमान में इस पर इसीलिए सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, बाल विकास की अवस्था पे बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि यही वो चरण है जब बच्चा एक खुली किताब की तरह होता है, एक खाली ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी आप कहना चाहें वैसा होता है, और जिस पर आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। उसका मन मस्तिष्क पूरी तरह से खाली होता है और सीखने के उस क्रम में वो आगे बढ़ रहा है और वो प्रक्रिया उसके निरंतर चलने वाली है। तो विकास कभी भी रुकता नहीं, वो निरंतर होता रहता है। वैसे ही हम बाल विकास की बात करेंगे, भले ही हम उसे किसी अवस्था में बांट देते हैं किंतु वो विकास निरंतर चलता रहता है। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बाल विकास के 2 टॉपिक, कि बाल विकास क्या है और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। इसके बाद यदि हम दार्शनिकों को पढ़ते हैं, जैसे पावलव हो गए, कोहलर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, तो हमें वो पता चलेगा, क्योंकि इन दार्शनिकों ने इन्हीं बाल विकास के आधार पर अपने दर्शन दिए हैं। उदाहरण के लिए हम पावलव की बात करें तो पावलव ने बच्चों में अपने बच्चों को आधार मान करके वो दर्शन दिया जिसको हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो अगर पावलव ने यह सिद्धांत हमें दिया है तो उसने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि बच्चा जब गर्भावस्था में आता है, जब शैशवावस्था में आता है, जब बाल्यावस्था में आता है, जब किशोरावस्था में आता है, जब युवावस्था में आता है, जब वृद्धावस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था में आता है, प्रौढ़ से वृद्धावस्था में आता है, जिसको हम परिपक्व अवस्था कहते हैं। उस क्रम में किस प्रकार से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसके शरीर में या मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर क्या परिवर्तन होता है, इन परिवर्तनों को पावलव ने दृष्टि में अपने रखा, अपने बच्चों को आधार बनाया और अपने सिद्धांत दिए। तो यदि हमने बाल विकास की ये कसौटियां समझ ली, उदाहरण के लिए यदि मैं कहता हूं कि भाषा सिखाने का सबसे अच्छा समय शैशवावस्था है, तो इसका तात्पर्य यह है कि इस दौरान यदि शिक्षा के क्रम में हम बच्चों को भाषा, जो भी भाषा सिखाएं, उस पर उसकी प्रतिबद्धता उतनी अच्छी होगी, उसकी कौशल उतना अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें पाठ्यक्रम में अपने उस विधि का प्रयोग करना होगा जिस विधि से बच्चा भाषा को उतनी ही अच्छे ढंग से, उतने ही सहज और सरल ढंग से सीख सके। तो ये चीजें हमें बतला कौन रहा है? ये दार्शनिक यही बतला रहे हैं कि बाल विकास का क्रम ऐसा होता है और इस क्रम में हमें इस प्रकार से अपनी शिक्षा प्रणाली को बनाना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी हम बाल विकास और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं तो उसके बाद हम यदि दार्शनिकों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो हमने पढ़ा है उसकी उपादेयता बढ़ जाएगी। बाल विकास की यदि हम बात करते हैं मित्रों, तो बाल विकास का मतलब यह है कि बालक के विकास की प्रक्रिया। बाल विकास का मतलब होता है बालक के विकास की प्रक्रिया। विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया रुकती नहीं है। इसलिए जब हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के क्रम में हम बाल विकास को कैटेगराइज कर देते हैं। ये हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं गर्भावस्था से, जब बालक गर्भ में आता है। अब आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि बच्चा यदि गर्भ में है तो अगर हम उसके सामने कुछ नई नई चीज़ें रखते हैं या आपस में कुछ नई पुस्तकें पढ़ती हैं, माँ यदि पुस्तकें पढ़ती है या कोई कहानी सुनती है तो उसका प्रभाव गर्भ में पढ़ने वाले बच्चे पर पड़ता है। इस चीज़ को आधुनिक चिंतक भी अब मानने लगे हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, जैसे एक प्रश्न ये बनेगा कि कौन सी बालक
बालक की वह कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बालक भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक तत्पर होता है, या भाषा सीखने की इच्छा बालक की किस अवस्था में पाई जाती, सर्वाधिक पाई जाती। एक प्रश्न ये बन सकता है, जो जब हमने दिया था तब एक प्रश्न बना था जो मैं आपको बतलाता हूं। उसमें यह है कि बाल अवस्था कौन सी है जिसमें मित्र बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जब हम ये बाल विकास पढ़ेंगे तो इसे इसलिए अच्छे से पढ़िए क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, रीढ़ यही है, आरंभ यही है, और यहां से कम आपको परीक्षा में 2 प्रश्न तो मिलेंगे ही, यानी 15 प्रश्न में 2 प्रश्न आपको इसी टॉपिक से मिलने हैं। इसलिए इसे बस समझना है, सबसे सहज और सबसे सरल टॉपिक है। इसके बाद हम सीधे दर्शन पे आएंगे, दार्शनिकों पे आएंगे। तो बालक के विकास के संबंध की हम बात करते हैं। निरंतर विकास होता रहता है। विकास की यह प्रक्रिया हम जो गर्भावस्था से मानते हैं कि शुरू हो जाती है। अभिमन्यु के विषय में लगभग आप सब जानते होंगे कि जिस प्रकार अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में रह करके और उसने चक्रव्यूह को किस प्रकार तोड़ना है उसने सीख लिया, और चक्रव्यूह से बाहर आने का सिद्धांत वो क्यों नहीं सीख पाया, क्योंकि उनकी जो मां थी उस समय वो सो गई। तो जब मां सो गई तो निश्चित रूप से वो जो तरंगे हैं वो अंदर तक गई, उस भ्रूण तक गई। जब वो भ्रूण रूप में थे उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो विकास की प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाती है, और उसके बाद बच्चे का जब जन्म होता है उसे हम शैशवावस्था की उम्र रखते हैं। कुछ पुस्तकों में या कुछ विद्वान इसे 0 से 5 वर्ष की अवस्था मानते हैं, कुछ 0 से 6 वर्ष की अवस्था लेते हैं शैशवावस्था को। हम ये मान के चल रहे हैं 0 से 6 वर्ष की अवस्था, जो मान्य भी है और मानक भी है कि 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था है वो शैशवावस्था है। तो इस प्रकार से बाल विकास का जो क्रम है वो विकास का क्रम कहाँ से आरंभ हो रहा है? विकास का क्रम हो रहा है गर्भावस्था से, पहला। दूसरा शैशवावस्था, शैशवावस्था को हमने 0 से 6 वर्ष की अवस्था में मान लिया। तीसरा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था, और उसके बाद चौथे में हम किशोरावस्था को मान लेते हैं जो 12 से हम 18 वर्ष की उम्र तक मानते हैं। किशोर के बाद प्रायः युवावस्था हमने मान लिया, जो हमने 18 से 25 साल, इस समय पे लड़का वयस्क की कैटेगरी में आ जाता है। हम ये मानते हैं कि 18 से 25 वर्ष की अवस्था उसकी युवावस्था हो गई, और 25 से 55 हमने प्रौढ़ावस्था कही, और 55 के बाद वृद्धावस्था कही। बाल विकास के क्रम में हम केवल 3 अवस्थाओं को अपने दिमाग में रखते हैं। 3 अवस्थाएं आपकी कौन सी हैं? सबसे पहली शैशवावस्था, जिसे हमने 0 से 6 वर्ष की अवस्था कही। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो हुई वो बाल्यावस्था हुई, जिसे हमने 6 से 12 वर्ष की अवस्था कही। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था हो गई आपकी किशोरावस्था, जिसे कुछ विद्वानों ने तड़ित झंझावात की अवस्था भी कहा है। और इस क्रम में हमने ये माना कि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की वो अवस्था है जिस अवस्था में किशोर बहुत सारी चीजें, मित्र बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति इसके अंदर होती है, बहुत सारे दिमाग में अमूर्त संकल्पनाओं को सोचने की प्रवृत्ति दिमाग में आ जाती है, बहुत सारी चीजें सोचता है, इधर से विचार करता है, वो सारी प्रवृत्तियां किशोरावस्था में आती हैं। मतलब हमने किसी बालक को इस हिसाब से तैयार किया कि वो धीरे धीरे पौधे से पेड़ बन रहा है। इस प्रक्रिया में जो झंझावात की अवस्था है वो अवस्था होती किशोरावस्था। यदि इस समय बालकों को शिक्षा सही ढंग से नहीं दी गई, या उनकी जो भी मनोवृत्तियां हैं, जो है मानसिक विकास हो रहा है, उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया, तो इस अवस्था पे बालक कहीं भी इधर से उधर मूव कर सकता है, डाइवर्ट हो सकता है, विचलन हो सकता है। इसलिए हमने अगर ये कैटेगराइज किया है तो जब हम बाल विकास की बात करेंगे तो 3 ही चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे। और जिन भी वैज्ञानिकों ने, जिन भी शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अपने दर्शन दिए हैं तो इन 3 अवस्थाओं पर दिए हैं, जिसमें सबसे पहली अवस्था उन्होंने रखी है शैशवावस्था को 0 से 6 वर्ष। उसके बाद उन्होंने रखी है आपके बाल्यावस्था को 6 से 12, और फिर उसके बाद किशोरावस्था 12 से 18। तो हमें बस केवल इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। अब इन 3 चीजों के आधार पर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है। हम बाल विकास जब हम अध्ययन करते हैं तो जो सारे प्रश्न आते हैं उन्हीं के आधार पर हमारे अध्ययन का क्रम निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए सबसे पहला प्रश्न तो ये होता है कि जन्म के पूर्व व जन्म के पश्चात बालक में परिवर्तन किस प्रकार से होता है।
अगर हमें ये पता है तो जब हमारे सामने कोई बच्चा आता है, जैसे किसी बालक की जो सीखने की प्रक्रिया है वो उसके परिवार से शुरू हो जाती है। यदि परिवार में बच्चा है तो उसके आसपास का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए, वहां से ही आरंभ हो जाता है। हमने गर्भावस्था की बात करी कि वहीं से सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो उसी प्रकार से कि जन्म पूर्व व पश्चात ये बालक का जो विकास है उसमें परिवर्तन किस क्रम में होता है, कैसे होता है। नंबर 1, परिवर्तन का हर एक आयु वर्ग के साथ क्या संबंध होता है। दूसरी चीज, मतलब ये प्रश्न हमारे सामने आते हैं, उनका स्वरूप किस प्रकार से होता है। क्या ये परिवर्तन हर एक बालक के साथ एक जैसे ही होते हैं या सब में इनकी प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं। परिवर्तन जो हो रहे हैं ये किस प्रकार से बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। परिवर्तन, अगर मान लीजिए किसी बालक के विकास में जो परिवर्तन पिछला हुआ है उसके आधार पे क्या हम उसके भविष्य की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से कारक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये क्या सभी बालकों में परिवर्तन की प्रक्रिया एक जैसी होती है। ये सारे प्रश्न आते हैं जब हम बाल विकास की बात करते हैं। और इसीलिए इस क्रम को हमने जब 3 भागों में विशेष रूप से बांटा, हम वयस्क अवस्था की बात नहीं करते जो युवावस्था से शुरू हो जाती है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं शैशवावस्था की, बाल्यावस्था की और किशोरावस्था की। जब हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो ये वो अवस्था होती है जिस अवस्था में बालक सीखने के लिए बहुत उत्सुक होता है, जिज्ञासा की भावना उसके मन में सर्वाधिक होती है। आपने देखा होगा, इसीलिए जब हम बच्चों को केजी स्कूल में रखते हैं या किसी भी विद्यालय में रखते हैं तो वहाँ पर यह बनाया जाता है कि खेल खेल में शिक्षा, बच्चों को चीज़ों को समझने के लिए। यदि हम कोई छोटा बालक हमारे पास है, हमने कहा कि बेटा ये गिलास है, हमने गिलास बस बता दिया और उसके हाथ में वो चीज़ हमने रखी कि गिलास का आकार इस प्रकार से हो गया, ये कांच का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, ऐसा जैसे हमने बतला दिया, उसके हाथ में हमने बतलाया कि बेटा ये गिलास है। तो बालक जो है इस चीज को अभी तो सिर्फ समझ रहा है, सुन रहा है, लेकिन यदि उसने महसूस कर लिया, देख लिया, तो निश्चित रूप से जो प्रतिबिंब उसके मन में बनेगा, जो चीजें उसके दिमाग में जाएंगी वो ज्यादा स्थायी होंगी। तो जो शैशवावस्था है बालक की, ये वो अवस्था है जब बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। हर चीज को वो छूना चाहता है, देखना चाहता है, समझना चाहता है। तो ये अवस्था जिज्ञासा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी अवस्था जिज्ञासा की सबसे बड़ी अवस्था होती है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। यूपी टीईटी में यह प्रश्न आ चुका है और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है। प्रायः हम लोग उत्तर में बाल्यावस्था में टिक मारते हैं। हम ये सोचते हैं कि बालक की जो जिज्ञासा है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में ज्यादा होती है, और जबकि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, इसका उत्तर शैशवावस्था होनी चाहिए कि ये वो समय है जब जिज्ञासा की भावना सबसे ज्यादा होती है। दूसरी चीज, भाषा सीखने के लिए भी शैशवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। किसी भी बच्चे को यदि भाषा सीखनी है, चूंकि बच्चा जन्म ले रहा है और जन्म के बाद वो सीधे सीधे सामाजिक अंतरक्रिया में भाग ले रहा है, तो उसकी माँ उससे कुछ भी बोलती है, उसका पिता उससे कुछ भी बोलता है, उसके संबंधी जन उससे कुछ भी बोलते हैं, तो धीरे धीरे वो सुनता है और सुनने के बाद उसके सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो इस दौरान वो सुनता है, भाषा इसी दौरान वो समझता है, सीखता है। तो इसलिए सीखने की जो क्रम है शैशवावस्था की अगर हम बात करते हैं तो शैशवावस्था में बालक की भाषा सीखने की प्रवृत्ति भी सर्वाधिक होती है। ये वो समय होता है जब बालक का सामाजिकरण आरंभ हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं उससे मिलने आते हैं, बहुत सारे व्यक्ति मिलता है, वो सबको देखता है। तो इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास काफ़ी तेज होता है और शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय होता है। अब यदि एक शिक्षक को पता है कि उसके सामने बालक ऐसा है जिसकी अवस्था अभी शैशवावस्था की है, तो अब उसके सामने क्या स्थितियां बनेंगी, अध्ययन का अब उसके साथ क्रम क्या होना चाहिए। ये वो अवस्था है जब बच्चों को किसी भी चीज को समझाने से ज्यादा उसको दिखाना महत्वपूर्ण है। मतलब प्रायोगिक ज्ञान, प्रैक्टिकल व्यावहारिक ज्ञान देना ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हमें शेर को बतलाना है, मौखिक रूप से हम शेर बोल रहे हैं, अब प्रत्यक्ष तो दिखाया नहीं जा सकता, किंतु फोटो में हम उसे दिखा सकते हैं, चित्र के माध्यम से हम उसको बतला सकते हैं कि देखो बेटा ये है शेर।
या हम किसी फल के विषय में बतलाते हैं, उसका हम चित्र बतला सकते हैं कि ये है बड़े बड़े, मतलब हम बच्चों को पढ़ाई के प्रति खेल खेल में शिक्षित कर सकते हैं। ये वो समय है और इसीलिए जो किंडरगार्टन की प्रणाली लाई गई है वो यही है कि बच्चों को उनके वातावरण से हम अंतर क्रिया करवाएं, समायोजित करें और खेल खेल में उनको हम शिक्षा दें। उन्हें ये भी नहीं लगना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को जबरन उन पर थोप रहे हैं, वो वस्तुतः अंतर क्रिया करते हुए अपने हम उम्र के बच्चों के साथ और खेल खेल में वो शिक्षा को ग्रहण कर सकें। तो जो शैशवावस्था है वो बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था है और इस महत्वपूर्ण अवस्था में हमने दो चीज़ें ध्यान में रखना है भाषा सीखने की, यानी अगर हम बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, कोई नई भाषा सिखाना चाहते हैं, कोई भाषा सिखाना चाहते हैं, तो बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था है। जब एक शिक्षक के सामने ऐसे बच्चे आते हैं तो शिक्षक को इस चीज़ पर ध्यान देना है। दूसरी चीज़, चूंकि सामाजिकरण की क्रिया उसकी बढ़ रही है, जिज्ञासा उसकी बढ़ रही है, तो यदि बच्चा अपने हमारे सामने कोई प्रश्न रखता है तो उस प्रश्न का उत्तर हमें किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से उसकी जिज्ञासाओं का शमन करना है, दमन नहीं, तो किस प्रकार से बालक की जिज्ञासाओं का शमन करना है, वो एक शिक्षक को यहां से सीखना होता है। तो यदि हमें पता है कि हर बालक की अवस्था ये है और इस अवस्था में परिवर्तन ये होता है, तो हमारे पढ़ाने के तरीके भी उसी हिसाब से होंगे। हम जब कक्षा में जाएंगे तो विषय वस्तु का चयन भी हमारा उसी हिसाब से होगा। तो देखिए, हमारे पास एक चीज ही है कि हमें पता है शैशवावस्था में ये चीजें होती हैं, बालकों में परिवर्तन होते हैं, तो उस हिसाब से एक शिक्षक अपनी प्राथमिकताएं तय करेगा, उन प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने पढ़ाने का तरीका तय करेगा और उन प्राथमिकताओं का मूल्यांकन, पढ़ाने का परिणाम क्या मिला वो देखेगा और फिर नए सिरे से अगर देखता है परिणाम उसके अनुकूल नहीं है तो और कितने बेहतर ढंग से उनको वो तैयार कर सकता है। तो ये पहले चरण में हमने सिर्फ न केवल विकास की बात करी, अपितु हमने ये भी जान लिया कि एक शिक्षक को किस प्रकार से कार्य करना होगा। अब यहां हम यही देखेंगे इस अवस्था में, जिन्हें हम बात करेंगे जब पावलव की, तो पावलव ने इस अवस्था को क्या कहा, थॉर्नडाइक ने क्या कहा और उन्होंने इस अवस्था के लिए पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए ये बतलाया। ये जब हम शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की बात करेंगे तब देखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था। दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था, जिसे हम 6 से 12 वर्ष के हिस्से में डिवाइड करते हैं और इसके भी हमने दो भाग बना दिए हैं, एक 6 से 9 वर्ष का और दूसरा 9 से 12 वर्ष का। इसमें वो अवस्था होती है जब शारीरिक परिवर्तन होना बच्चों में शुरू हो जाते हैं, लंबाई में वृद्धि होती है, शरीर के भार में वृद्धि होने लगती है। अभी तो बालक सर्वाधिक जिज्ञासु था, लेकिन यहाँ तक आते आते उसकी जिज्ञासा में, यद्यपि जिज्ञासा का अगर हम बात करें ये लेवल था, तो जिज्ञासा रहती ऐसी लेकिन थोड़ा थोड़ा जिज्ञासा में स्थिरता आने लगती है, जिज्ञासा में थोड़ी सी स्थिरता आने लगती है, अपितु क्षेत्र बढ़ने लगता है। मतलब अभी हमारे पास क्षेत्र सीमित था, जिज्ञासा ज्यादा थी, अब हमारे पास क्षेत्र बढ़ जाता है, जिज्ञासा रहती है किंतु वो जिज्ञासा शैशवावस्था की तुलना में कम हो जाती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि प्रश्न अगर पूछता है जिज्ञासा सर्वाधिक कहाँ है, तो शैशवावस्था में, और थोड़ा सा ह्रास कहाँ से शुरू होता है, तो बाल्यावस्था से होता है। यहां तक आते आते चिंतन और तर्क शक्ति, ये दो चीजें ऐसी हैं जब बच्चा चीजों को समझने लगता है और खुद से कोई नई चीज सोचने लगता है, तर्क करने लगता है, तो वो प्रवृत्ति बच्चे में बाल्यावस्था में आने लगती है। अब एक शिक्षक को क्या चीज देखना चाहिए, ये वो अवस्था है, यदि वो 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसके पढ़ाने के तरीके में ये सारी चीजें आनी चाहिए कि ये वो क्षण है जब बालक आपसे क्वेश्चन करेगा। अब आपसे अगर वो प्रश्न पूछ रहा है और आपने उसे डांट दिया, तो जो उसके मन में एक भावना कभी आ रही थी, उसकी वो भावना वहीं पर समाप्त हो गई। अब भविष्य में उसके व्यक्तित्व का वो पहलू दब जाएगा, अब उसका वो विकास नहीं हो सकेगा जो उसकी जिज्ञासाओं के शमन के बाद होता। अब वो भविष्य में कभी प्रश्न नहीं पूछ पाएगा अगर लगातार वो प्रश्न कर रहा है और हम बार बार उसे टोक रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये अवस्था, अगर जब हम इस अवस्था के बच्चों को देखते हैं तो इस अवस्था के बच्चों में हमें क्या क्या चीजें रखना चाहिए, क्योंकि चिंतन व तर्क शक्ति इसी समय में शुरू होती है, जिज्ञासाएं रहती हैं, क्षेत्र व्यापक होता जाता है, तो पढ़ाई का हमारा तरीका भी उस हिसाब से हो जाएगा।